नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। 19 दिसंबर तक जो इनकम टैक्स के आंकड़े आए हैं, उसमें इनकम टैक्स की वृद्धि 14.4% हुई है। नोटबंदी पर वित्त मंत्री का आलोचकों को जवाब, कहा नुकसान की अटकलें गलत हुई साबित। टैक्स कलेक्शन बढ़ा, 31 दिसंबर की शाम प्रधानमंत्री करेंगे बड़ा ऐलान। मुझे लगता है कि नए वर्ष में ये व्यवस्था लागू रहे, ये जरूरी नहीं है। आवास पर दोनों वित्त राज्य मंत्री एक्सक्लूसिव। गंगवार बोले, नए साल में बैंक और एटीएम से कैश निकालने की बढ़ सकती है लिमिट। तो मेघवाल ने कहा, किसानों के कर्ज माफी की नहीं है कोई योजना। जो किसानों को ऋण माफी पहले भी इस देश में एक बार हुई है, इससे कोई सिस्टम सुधरा नहीं। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर देश के अलग अलग हिस्सों से आवाज की जमीनी हकीकत। नोटबंदी के सबसे बड़ी पड़ताल बुलेटिन में आगे। इकॉनमी को लग सकता है डबल झटका। आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में जताई ग्रोथ घटने और एनपीए बढ़ने की आशंका। 8,100 के ऊपर हुई दिसंबर एक्सपायरी। सेंसेक्स अभी 150 पॉइंट यहां पर उछला। ऑटो, एनर्जी, मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी। टिकट पर यूपी के समाजवादी परिवार में दो फाड़। सूत्रों के हवाले से खबर, बगावत पर उतरे अखिलेश। जारी की 167 लोगों की लिस्ट। गोवा, केरल में अब भी न्यू ईयर पार्टी मनाने का मौका। सस्ते में मिल रहे हैं टिकट और होटल्स। इकतीस दिसंबर की शाम प्रधानमंत्री कुछ बड़ा धमाका कर सकते हैं। उनके देश के नाम संबोधन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और वो क्या बोलेंगे, इसको लेकर काफी रहस्यमय स्थिति बनी हुई है। काफी गोपनीय रखा जा रहा है इसको। हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। आइए इनसे विस्तार से बात करते हैं इसी मुद्दे पर। ये बताएं कि इस बात की कितनी संभावना है कि प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान करेंगे। वाकई इसकी संभावना काफी ज्यादा है। दरअसल हमने प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े सूत्रों से बातचीत की। उनका कहना था कि 31 दिसंबर की शाम जब प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधित करेंगे तो कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालांकि वो बड़ा ऐलान क्या होगा, इसकी भनक अब तक किसी को नहीं लगी है, लेकिन अटकलबाजियां काफी ज्यादा तेज हो गई है। तो ये मानकर चल रहा है कि नोटबंदी के बाद अब अगला बड़ा कदम सरकार बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर ऐलान कर सकती है, या फिर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले शायद कोई सरकार बड़ा ऐलान करना चाहेगी। लेकिन इसका औपचारिक घोषणा तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। यानी 31 दिसंबर की शाम तक आपको इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर प्रधानमंत्री क्या कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। लेकिन इस संबोधन में 2-3 बातें होंगी, इसकी संभावना काफी ज्यादा है। एक तो ये कि नोटबंदी अब तक कितनी सफल हुई। नोटबंदी से आम लोगों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है और लंबे समय में भी आम लोगों को ही फायदा होगा नोटबंदी से। दूसरी बात जो इसमें हो सकती है वो ये कि नोटबंदी की वजह से भ्रष्टाचारी हो, कालाधन कुबेर हो, उनको काफी ज्यादा मुसीबतें हो रही है और वही लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। ये भी प्रधानमंत्री जोर शोर से कह सकते हैं ताकि इसके विरोध करने वालों को अप्रत्यक्ष तौर पर करारा जवाब दिया जा सके। और तीसरी बात, चूंकि एक ऐसा मौका है जब एनडीए सरकार 2.5 साल पूरे कर चुकी है, तो 2.5 साल की उपलब्धियां भी प्रधानमंत्री के संबोधन का एक अहम हिस्सा हो सकता है। और डिजिटल पेमेंट पर भी प्रधानमंत्री कुछ खास फोकस कर सकते हैं और लोगों को डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। वहीं नोटबंदी पर वित्त मंत्री ने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने ग्रोथ पर बुरे असर की बात को नकारते हुए कहा है कि नोटबंदी से दरअसल इकॉनमी को फायदा ही हुआ है। उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर के बाद इनकम टैक्स में 14% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में भी 26% की बढ़त हुई है। 19 दिसंबर तक जो इनकम टैक्स के आंकड़े आए हैं, उसमें इनकम टैक्स की वृद्धि 14.4% हुई है और अगर रिफंड्स भी फैक्टर इन कर लिए जाए तो वो 13.6% है। 30 नवंबर तक के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के आंकड़े आ चुके हैं और केंद्र के जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के आंकड़े हैं उसमें अप्रैल से नवंबर तक 26.2% की वृद्धि हुई है।
नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने दिग्गज मंत्रियों को मैदान में उतारा। नोटबंदी के बावजूद अर्थव्यवस्था बुलंद है, ये बताने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली सामने आए। तो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को लेकर कांग्रेस के राजनीतिक हमले का जवाब देने के लिए सामने आए वेंकैया नायडू। वहीं किस तरह से नोटबंदी के बाद देश बदल रहा है और डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है, ये बताने के लिए सामने आए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। वहीं नोटबंदी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी वार पलटवार भी यहां पर चला। आज कांग्रेस ने पूछा, जब ज्यादा कैश जमा करने पर सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। इसके जवाब में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के पास सबूत है तो दो, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटबंदी 8 नवंबर को होती है, 3 दिन में 500 करोड़ रुपया जमा हो जाता है। अमित शाह जी की जांच क्यों नहीं हो रही, मैं पूछता हूं। आप अगर अपने खाते में 2.5 लाख जमा करवाएंगे तो इनकम टैक्स आपकी जांच करेगा। अमित शाह जी के बैंक में 500 करोड़ जमा होंगे तो उनकी जांच नहीं होगी, ऐसा क्यों? कांग्रेस पार्टी के पास कोई प्रूफ है तो तरीके से बात करे, वरना बेबुनियाद आरोप लगाने पर जो कानून के अंतर्गत कार्रवाई होती है उसका भी विचार हम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगवाकर आप कांग्रेस समर्थित कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई को धीमा कराएंगे तो ये कांग्रेस पार्टी की मूर्खता है। तो सरकार को उम्मीद है कि नोटबंदी से हो रही दिक्कतें बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। नेटवर्क 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने उम्मीद जताई है कि नए साल से विड्रॉल लिमिट खत्म हो सकती है। वहीं वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कृषि कर्ज माफी की अटकलों को भी खारिज किया। 50 दिन पूरे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि नए वर्ष में ये व्यवस्था लागू रहे ये जरूरी नहीं है, पर यह है कि आम आदमी को सुविधा हो। किसानों को ऋण माफी पहले भी इस देश में एक बार हुई है, इससे कोई सिस्टम सुधरा नहीं। तो किसान मजबूत बने, वो अपना लोन चुकाने में सक्षम बन सके, अगर ऐसा कोई प्रावधान हो तो शायद किसान पसंद करेंगे। तो नोटबंदी के बाद बैंकों में मोटी रकम जमा करने वाले सावधान। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक करीब 60 लाख खाते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में है। दरअसल इन खातों में 8 नवंबर के बाद करीब 7 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए हैं और जमा कराने वाले में लोगों को यहां पर इनके अलावा कंपनियां भी इस पूरी लिस्ट में शामिल है और इनमें से करीब 1/3 खातों में पैन और आधार नंबर है। इसीलिए इनकी जानकारी लेना आसान होगा, लेकिन चाहे पैन और आधार हो या नहीं, जिन पर नियमों की अनदेखी का शक हुआ उनकी जांच यहां जरूर की जाएगी। अगर आपके पास पुराने नोट पड़े हैं तो कल जमा करा दीजिए, वरना पछताना पड़ सकता है। सूत्रों के जरिए हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि 30 दिसंबर के बाद हर किसी को पुराने नोट जमा कराने की छूट नहीं मिलेगी। जिन्हें यहां पर छूट होगी उसमें से एक वर्ग वो है जो अब तक देश से बाहर रहने की वजह से पुराने नोट नहीं जमा करा पाया है। मतलब 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक जो लोग विदेश में थे वो 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट जमा करा पाएंगे और इसके लिए उन्हें बाकायदा प्रमाण देना होगा। इसके अलावा और कौन कौन से लोग नोट जमा करा सकते हैं, इसकी पूरी सूची आरबीआई आने वाले दिनों में जारी करेगा। आगे बढ़ते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी में आपसी कलह इतनी बढ़ चुकी है कि पार्टी अब टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब खुली बगावत पर उतर आए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि टिकट को लेकर मुलायम की लिस्ट से नाराज सीएम अखिलेश यादव ने 167 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी यहां पर वो कर सकते हैं। ये उम्मीदवार कल मुलायम सिंह के जारी किए गए 325 उम्मीदवारों की लिस्ट से अलग है और खबर यह भी है कि 167 उम्मीदवार अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसके पहले आज शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव दोनों समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह से मिले। अपने अपने विधानसभा सर्वे के नतीजे उन्होंने सामने रखे, लेकिन चाचा भतीजे में बात नहीं बन पाई और अब पार्टी सीधे तौर पर मुलायम वादी और अखिलेश वादी खेमे में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
इस बीच रामगोपाल यादव ने एक बार फिर खुलकर अखिलेश के पक्ष में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुख्यमंत्री अखिलेश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दल के बाहर और एक आध आदमी दल के अंदर जो ये नहीं चाहता कि अखिलेश दोबारा मुख्यमंत्री बने। सारी जनता चाहती है, कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है। दूसरी पार्टी के लोगों को भी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी में चल रहे दंगल पर बीएसपी ने निशाना साधा है। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने कहा है कि लूट को लेकर परिवार में टूट और फूट है। समाजवादी पार्टी का कुनबा, जिसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल, शिवपाल वगैरह वगैरह जितने इनके परिवार के लोग और इनके साथ जो जुड़े हुए गुंडावाद के लोग हैं, उनको विचारधारा से कुछ लेना देना नहीं है। ये लूट पर इनकी टूट हो रही है और इस वजह से फूट होगी। तो समाजवादी पार्टी में फूट और सियासी हलचल पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। स्वागत है आपका हर्षवर्धन। ये बताएं कि अब जो मुलायम परिवार का ड्रामा हमें सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे क्या लगता है? अखिलेश आर पार का मन बना चुके हैं, क्या वो इस हद तक जाएंगे जिससे पार्टी टूट जाएगी? देखिए कविता, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव ऐसा कोई कदम उठाने जा रहे हैं। उसके पीछे बड़ी सीधी सीधी 2-3 वजहें हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि उसका समय चला गया है और ये सबसे बड़ी वजह है। पहली और सबसे बड़ी वजह ये है कि उसका समय चला गया है कि अब अखिलेश यादव कोई ऐसा फैसला लें जो सीधे सीधे दो पार्टी हो जाए, यानी समाजवादी को अखिलेशवादी और मुलायमवादी हो जाए। दूसरी एक जो बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि समाजवादी पार्टी भले ही परिवार की पार्टी है, लेकिन एक जाति का वोट, एक मुलायम सिंह की अपनी जो पिछले 3-4 दशक की राजनीति है उसका वोट, एक शिवपाल यादव जो इतने समय तक प्रभावी भूमिका में रहे उनका जो, ये कुल मिला के एक कैडर तैयार हुआ। और वो कैडर इस स्थिति में नहीं है कि अखिलेश यादव के साथ एक इतना बड़ा कैडर चला जाए और मुलायम और शिवपाल के साथ भी एक इतना बड़ा कैडर रहे जो दोनों ताकतवर हो पाए। तो अखिलेश की ये स्थिति नहीं कि उनकी ताकत वो खींचकर अपनी ताकत बढ़ा लें। 2 वजह है। तीसरी जो बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव को बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ही वो समाजवादी पार्टी के पॉकेट से बाहर जाते हैं, वैसे ही विकास पे जो लड़ाई होनी है वो नरेंद्र मोदी बनाम अखिलेश यादव होगी। और जब उस लड़ाई की बात होगी तो उस लड़ाई में ये भी चर्चा की जाएगी कि क्या पिछले जो 4.5-5 साल बीते, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो क्या उस दौरान अखिलेश यादव ने विकास के साथ दूसरे जो पैरामीटर्स होते हैं, कानून व्यवस्था की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, नियुक्तियों में घोटाले की बात होती है, क्या उस पर अखिलेश यादव ने कुछ बड़े फैसले लिए? उसमें ढेर सारी बातें हो सकती है। उसमें कहा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग करनी पड़ेगी। लेकिन हर्षवर्धन, हम ये मान ले कि अखिलेश मुलायम अलग हो जाते हैं, अलग राह पर चलते हैं, तो इसका सियासी फायदा किसको मिलेगा? देखिए, अखिलेश और मुलायम अगर पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, यानी 2 पार्टी बन जाती है, तो अभी तो सियासी फायदे की अगर बात करें तो उसका फायदा दो पार्टियों को होगा, और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों होंगी। और मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को मुसलमान वोटों के तौर पर फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को उस नौजवान वोटर के तौर पर फायदा होगा जो डेवलपमेंट और बार बार जो बात होती है कि परिवर्तन होगा क्या, उत्तर प्रदेश का परिवर्तन होगा क्या, तो विकास और परिवर्तन वाला वोटर इधर आएगा। मुसलमान वोटर वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा सकता है, जो 2002 के बाद से वोट परसेंटेज मायावती का बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखना होगा इस सियासी दंगल में फाइनली क्या निर्णय लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालकर हमसे बात करने के लिए हर्षवर्धन। और यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर देश के अलग अलग हिस्सों से आवाज की जमीनी हकीकत बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। अब बात नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर आवाज की मेगा कवरेज की। नोटबंदी के बाद पीएम मोदी के 50 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन हालात सुधरे हैं या नहीं, ये सवाल अब भी बना हुआ है। क्या एटीएम में पर्याप्त मात्रा में 500 रुपए के नोट हैं? क्या बैंकों की लाइन कम हो गई है? सीएनबीसी आवाज के संवाददाताओं ने दिल्ली, नागपुर और भोपाल जैसे शहरों में किया रियलिटी टेस्ट।
हम मौजूद हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी लाइन लगी हुई है। सर, आपसे जानना चाहेंगे 50 दिन पूरे हो गए हैं, क्या कुछ लगता है कि स्थिति कुछ सुधरी है या फिर अभी भी कैश की किल्लत बनी हुई है? स्थिति सुधरी है, पहले से तो बहुत ज्यादा अच्छी सुधरी है। पहले तो 1-1 घंटा लगता था लाइन में, लेकिन अभी 10-15 मिनट में नंबर आ जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि नोट 2000 का ही ज्यादा मिल रहा है। किसी भी एटीएम पे जाएंगे 2000 का मिल रहा है, 500 का नोट बहुत ही कम जगह मिल रहा है, 100 का तो कहीं देखने को नहीं मिला। देखो जी, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो अब भी लाइन में ही लगना पड़ रहा है। शुरू से हम देखते चले, अभी तो कोई सहूलत नहीं हुई। नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो रहे हैं और ऐसे में पहले के मुकाबले इस वक्त समस्या जो है लोगों की थोड़ी कम हुई है, इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। प्लस 70% तो चालू है। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हाँ, सब इजी है। ये शहर में तो ठीक है अपने आसपास के, लेकिन ग्रामीण में सब चीजों की तकलीफ है। भोपाल के एसबीआई की मेन ब्रांच में जो एटीएम है, यहाँ 5 एटीएम लगे हैं और तमाम लोग हम लगातार देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और यहाँ से एटीएम से अपना पैसा निकालते हैं। अपन को जो नोटबंदी के में काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ा है और हुआ क्या है कि अपन को अगर 500 का नोट चाहिए, 600 रुपए चाहिए, तो हमको डायरेक्ट 2000 का नोट निकल रहा है। पैसे देते नहीं है, 2000 का नोट पकड़ाते हैं, खुला लेने पर वो लोग नहीं देते हैं। अब नोटबंदी का सबसे अहम सवाल ये बन चुका है कि प्रधानमंत्री की 50 दिन वाली बात की क्या अहमियत है? क्या अब कैश की कमी या डिजिटल साधनों की दिक्कत से निजात मिलने वाली है? इकोनॉमी के हर सेक्टर में बेसब्री से दिन बदलने का इंतजार किया जा रहा है। 3 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर में नोटबंदी से डेली वेज वर्कर और वीकली पेमेंट पाने वाले कामदारों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। धीरे धीरे पटरी पर लौट रही फैक्ट्रियों में कैश की कमी के चलते परचेज और प्रोडक्शन पर गहरी चोट पड़ी है। एनसीआर की यूनिट्स में प्रोडक्शन 30% तक कम हो गया है। पहली तो कि 50,000 शुरू में तो नहीं मिला, अब 50,000 रुपए मिलने लग गया और जो ये 50,000 रुपए मिल रहा है इससे कैसे न कैसे हम अपना काम निकाल रहे हैं। जैसे कि हमें कुछ बटन खरीदना होते हैं, कपड़े खरीदने होते हैं, तो हमें तकलीफ होती है, तो हमने अपने सप्लायर से कहा कि भाई या तो तुम हमें क्रेडिट दे दो या हमसे एडवांस ले लो। इकोनॉमी में 3000 करोड़ डॉलर की हिस्सेदारी वाले ज्वेलरी सेक्टर ने सोने के इंपोर्ट में नवंबर में साल का रिकॉर्ड 100 टन का इजाफा देखा। तकरीबन 25 लाख लोगों को रोजगार देने वाले इस व्यवसाय में कारोबार 10% तक रह गया था। एशिया के सबसे बड़े ज्वेलरी बाजार चांदनी चौक के कूचामन महाजनी में तो 10 दिन तक बंदी का माहौल था। कारीगर नौकरी छोड़कर चले गए हैं और काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। जब तक जो है पैसा बाजार में नहीं आएगा तो एक अंगूठी भी जो है अगर कोई खरीदने जाए तो 30,000 रुपए की मिलती है। तो आप बताइए कैसे सेट खरीदेगा कोई आदमी? जब तक उसका पैसों का फ्लो नहीं बनेगा तो हमारे ज्वेलर तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारे ज्वेलर ना दुकान खोलने के हैं ना बंद करने के हैं। खोलते हैं तो उनके जो लेबर है वो भाग गई है, दुकान कैसे खोले? लेबर भी भाग गई है। और खोल के उनको भी बिजली का जो बिल है और जो अनेक खर्चे हैं वो सारे उनको अवेयर करने पड़ते हैं। बाजार के दुकानदार नोटबंदी के बाद से ग्राहक ढूंढ रहे हैं, नया स्टॉक लाने से परहेज कर रहे हैं। देश भर की छोटी छोटी दुकानों में 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। छोटी दुकानों का 98% हिस्सा आज भी डिजिटल नहीं हुआ है। इनको पटरी पर लाने के लिए बाजार में नकदी और डिजिटाइजेशन दोनों का इंतजार करना होगा। यही परेशानी सबसे बड़ी है कि मार्केट में या हमारे पास कस्टमर नए नोट लेके आ ही नहीं रहा, आ रहा है तो उसकी परचेजिंग पावर बहुत कम है। तो जी 50% ही कारोबार चल रहा है। प्रभाव तो देखा जाए तो मार्केट के अंदर बहुत बुरा है। कैश की ट्रांजैक्शन की वजह से लोगों के पास कैश है नहीं, परचेजिंग पावर बिल्कुल बहुत कम हो गई है। जो हमने आइटम्स अपनी परचेज की थी उसकी आगे जो सेल आउट हमने सोची थी उसके मुकाबले सेल बिल्कुल नहीं है। अब आदमी एक गीजर पूछने आता है, गीजर की कीमत 8,000 9,000 है, तो आदमी कहता है पहले घर का खर्च चलाएंगे, 8,000 का गीजर लेंगे। नोटबंदी में नौकरी, कारोबार बचाने और घर चलाने की चुनौती के बीच 50 दिन गुजर गए, लेकिन अब आगे क्या? इस सवाल के जवाब पर इकोनॉमी की दशा दिशा तय होने वाली है। अर्नव बसावड़ा, दिल्ली।
और यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद गोवा केरल में अब भी सस्ते में न्यू ईयर पार्टी मनाने का है मौका। कहाँ कितना मिल रहा है डिस्काउंट, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। दिसंबर वायदा एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार में अच्छी तेजी रही। आखिरी घंटे में शॉर्ट कवरिंग के दम पर निफ्टी 8,100 के पार निकलने में आज कामयाब रहा। आखिर में सेंसेक्स में 155 और निफ्टी में 69 पॉइंट की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। ऑटो, एनर्जी, मेटल, एफएमसीजी, बैंक शेयरों में हमने अच्छी खरीदारी आज होते हुए देखी। अगली तिमाही में इकोनॉमी को दो बड़े झटके लग सकते हैं। आरबीआई का मानना है कि एक तरफ तो ग्रोथ में कमी आएगी, वहीं दूसरी तरफ बैंकों के एनपीए में इजाफा होगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगले साल मार्च तक एनपीए यहां पर बढ़ सकता है। ये 9.1% से बढ़कर 9.8% पर जा सकता है। नए साल के जश्न के लिए अगर आपने अब तक प्लान नहीं बनाया है तो अब भी वक्त बीता नहीं है। नोटबंदी की वजह से गोवा और केरल जैसे टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में भी होटल हाउसफुल नहीं हुए हैं। और तो और ईयर एंड होने के बावजूद यहां पर फ्लाइट्स भी आपको सस्ती मिल जाएंगी। नए साल को यादगार बनाने के लिए देश विदेश के सैलानियों के लिए गोवा पहली पसंद होती है, लेकिन हर साल के आखिर में हाउसफुल रहने वाले गोवा के होटल इस बार सैलानियों का इंतजार कर रहे हैं। सैलानियों को लुभाने के लिए इस बार होटल स्पेशल पैकेज भी डिस्काउंट में दे रहे हैं। टूर ऑपरेटर भी गोवा के पैकेज पर 20 से 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हमारे हिंदुस्तानी भाई अगर गोवा जाना चाहें तो। इस साल अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 20 से 25% की अवेलेबिलिटी है इस टाइम पे। और टैरिफ भी जो है पिछले साल के कंपैरिजन में काफी कम है। तो और एयर टिकट भी इस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे काफी सस्ती मिल रही है। होटल ही नहीं, गोवा के लिए फ्लाइट्स भी इन दिनों कम कीमत पर मिल रही है। पिछले साल इसी वक्त जहां दिल्ली गोवा फ्लाइट 20,000 रुपए की थी, वो इस बार सिर्फ 5,000 रुपए में मिल रही है। इसी तरह मुंबई गोवा फ्लाइट अभी भी 3,500 रुपए में और बेंगलुरु गोवा फ्लाइट 2,600 रुपए में मिल रही है। दिल्ली से कोची की फ्लाइट के लिए आपको करीब 8,000 रुपए और मुंबई कोची फ्लाइट के लिए करीब 6,000 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। जानकारों के मुताबिक गोवा और केरल जैसे टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन की चमक फीकी पड़ने की एक बड़ी वजह नोटबंदी है। साथ ही इस बार बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहाड़ों पर बर्फबारी का मजा लेने के लिए शिमला मनाली का रुख कर रहे हैं। तो हमारी मानिए और नए साल का जश्न गोवा या केरल में मनाने का प्लान कर ही डालिए। रोहन सिंह, दिल्ली। इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज पर ही। नमस्कार।